नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही जानी मानी दिल को छूने वाली कहानी पर बात करेंगे, सवा सेर गेहूं। हाँ नमस्कार। ये कहानी हम में से कईयों ने पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। बिल्कुल। पर आज हम सिर्फ कहानी दोहराएंगे नहीं, है ना। हम कोशिश करेंगे इसके पीछे जो समाज की सच्चाई है, जो इंसान की पीड़ा है, उसे थोड़ा और कुरेद कर समझने की। सही कहा। स्रोत तो हमारे पास यही कहानी ही है और मकसद यही है कि प्रेमचंद ने जिस व्यवस्था, जिस दर्द को दिखाया है, उसे थोड़ा गहराई से देखें। हाँ, तो कहानी ऊपरी तौर पर तो एक किसान शंकर और उसके सवा सेर गेहूं उधार लेने की है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये उस वक्त के गांवों के भारत में जो शोषण था, कर्ज का जो जाल था और समाज की जो जकड़न थी, उसका एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। चलिए, तो फिर शंकर से शुरू करते हैं। कैसा था वो? कहानी बताती है एकदम सीधा साधा किसान, भोला। हाँ बिल्कुल, किसी से कुछ लेना देना नहीं, छल कपट तो जानता ही नहीं था। खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं तो बस पानी पी के सो गया। लेकिन ये सादगी ही क्या कहते हैं भारी पड़ जाती है जब एक शाम एक साधु महात्मा आ जाते हैं उसके दरवाजे पर। हाँ, और वो भी कोई ऐसे वैसे साधु नहीं। कहानी में जैसा बताया है, जटाधारी, पीतांबर, कमंडल, खड़ाऊं, ऐनक, एकदम ठाट बाट वाले, जैसे अमीरों के यहाँ रुकते हो। सही। और शंकर बेचारा परेशान, घर में तो सिर्फ जौ का आटा है। उसे चिंता होती है कि भाई आजकल के महात्मा जौ थोड़ी ना खाते हैं। यहीं से मतलब कहानी का पहला मोड़ आता है। वो सामाजिक दबाव और अपनी एक तरह से धर्मनिष्ठा दिखाने की कोशिश में शंकर फैसला करता है कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाना पड़ेगा। लेकिन गेहूं मिलता नहीं आसानी से पूरे गांव में। हाँ, ये भी दिखाता है कि शायद उस समय गांव की अर्थव्यवस्था कैसी थी, या खाने पीने में भी शायद वर्ग भेद रहा हो। हाँ, हो सकता है। खैर, आखिरकार गांव के पुरोहित जी के यहाँ से सवा सेर गेहूं मिल जाता है उधार। और ये उधार यही कहानी का बिल्कुल केंद्र बन जाता है। शंकर इसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं समझता। वो सोचता है कि चलो, जब पुरोहित जी खलियानी लेने आएंगे, मतलब फसल का हिस्सा, तो वो पंसेरी यानी करीब 5 सेर के बदले थोड़ा ज्यादा दे देगा। हाँ, 1.5 पंसेरी करीब 7.5 सेर। सोचेगा कि हिसाब बराबर हो गया। और वो करता भी यही है। चैत में पुरोहित आते हैं, वो 1.5 पंसेरी गेहूं दे देता है। अपनी तरफ से वो मान लेता है कि हिसाब चुकता, न वो कुछ कहता है ना पुरोहित कुछ मांगते हैं। और यहीं शंकर की सबसे बड़ी भूल हो जाती है, या कहीं कि व्यवस्था का खेल शुरू होता है। मुझे लगता है दोनों बातें हैं। एक तो शंकर का भोलापन है, उसे हिसाब किताब की शायद उतनी समझ नहीं। पर दूसरी और ज्यादा अहम बात है पुरोहित का चुप रह जाना। वो उस सवा सेर गेहूं को अपनी बही में दर्ज रखता है। यहां वो कहावत याद आती है, लेखा जो बख्शीश 100। अच्छा, मतलब जो बख्शीश या दान में दिया, वो उधार में नहीं गिना जाएगा। हाँ बिल्कुल। पुरोहित ने जानबूझकर उस छोटे से कर्ज को जिंदा रखा। शायद उसे पता था कि आगे चलकर ये एक बड़ा हथियार बन सकता है। और ये हथियार इस्तेमाल होता है 7 साल बाद। हाँ, और इन 7 सालों में शंकर की हालत बहुत बदल जाती है। वो किसान से मजदूर बन चुका है। भाई से बंटवारा हो गया, परिवार टूट गया, तंगी है, बीमारी ने घेर लिया। वो पहले ही बहुत टूट चुका है। और दूसरी तरफ पुरोहित जी अब सिर्फ ब्राह्मण नहीं रहे, वो महाजन बन गए हैं। ये बदलाव कितना जरूरी है कहानी में? बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि कैसे समाज में आर्थिक हैसियत बदलती है। शंकर का नीचे गिरना सिर्फ उसकी कहानी नहीं, शायद उस दौर के बहुत से छोटे किसानों की कहानी है जो कर्ज और मुश्किलों में पिस रहे थे। और पुरोहित का महाजन बनना ये दिखाता है कि कैसे धर्म की सत्ता और पैसे की सत्ता एक ही आदमी के पास आ सकती है। हाँ। और शोषण का तंत्र और मजबूत हो जाता है। बिल्कुल। और फिर वो दिन आता है, आमना सामना होता है। पुरोहित शंकर को टोकता है और क्या कहता है? कहता है कि भाई कल आके अपना हिसाब कर लो, तुम्हारे नाम पर 5.5 मन गेहूं बाकी हैं। 5.5 मन, सवा सेर से। शंकर तो एकदम हाँ, हक्का बक्का रह जाता है। सोचता है मैंने कब लिए, मेरा तो कुछ बाकी नहीं। तो यहीं पर वो महाजनी व्यवस्था का जो असली क्रूर चेहरा है, वो सामने आता है। हाँ, 7 साल का ब्याज, शायद चक्रवृद्धि ब्याज, और हो सकता है मनमाने ढंग से लगाया गया हो। उसने सवा सेर गेहूं का 5.5 मन बना दिया, जो करीब 220 किलो होता है। बाप रे। शंकर कहता भी है कि मैंने कई बार खलियानी में ज्यादा अनाज दिया, दक्षिणा दी। लेकिन पुरोहित वही तर्क देता है, लेखा जो बही में जो लिखा है वही सच है। ये बही खाते, ये दस्तावेज कितने खतरनाक हथियार थे शोषण के लिए।
शंकर पढ़ा लिखा तो है नहीं, वो कैसे जांचेगा हिसाब? उसे पुरोहित की बात माननी पड़ती है, और जब वो इतने गेहूं नहीं दे पाता तो पुरोहित धमकाता है। क्या कहता है? कहता है, यहाँ ना दोगे तो भगवान के घर दोगे। ओह, ये धमकी तो शंकर जैसे सीधे आदमी पर बहुत गहरा असर करती होगी। ब्राह्मण का कर्ज बही में नाम रह गया तो नरक मिलेगा, ये डर। हाँ, ये डर उसे और लाचार बना देता है। वो वादा तो करता है कि इसी जन्म में दूंगा, अगले में नहीं, पर वो कहता भी है कि ये न्याय नहीं है, आपने तो राई का पहाड़ बना दिया, भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। और पुरोहित का जवाब सुनिए, वो भी कमाल है। कहते हैं वहां भगवान के घर तो सब अपने ही भाई बंद है, ऋषि मुनि ब्राह्मण वो संभाल लेंगे। कितना कितना व्यंग्य है इसमें। धर्म का डर दिखाकर कर्ज वसूल रहे हैं और उसी धर्म के नाम पर जवाबदेही से बचने का रास्ता भी बता रहे हैं। यही प्रेमचंद व्यवस्था पर चोट करते हैं। तो जब शंकर गेहूं नहीं दे पाता, पुरोहित कहता है दस्तावेज लिख दो। हाँ, और फिर हिसाब होता है। उस 1.25 सेर गेहूं की कीमत लगाई जाती है 60 रुपए। 60 रुपए? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल, और उस पर सूद देखिए, 3 रुपए सैकड़ा सालाना, यानी 36%। और अगर साल भर में नहीं चुकाया तो 3.5 रुपए सैकड़ा, यानी 42% सालाना ब्याज। हे भगवान! और ऊपर से स्टैंप का खर्चा, लिखाई का खर्चा, सब शंकर के ही मत थे। ये तो खुली लूट है। हाँ, ये उस वक्त की महाजनी प्रथा की कड़वी सच्चाई है। ये दरें आज भी सोचें तो बहुत ज्यादा हैं। ये दस्तावेज शंकर को कानूनी तौर पर पूरी तरह फंसा देता है। और गांव वाले? वो कुछ नहीं कहते। कहानी कहती है वो निंदा करते हैं, पर चुपचाप, मन ही मन में, क्योंकि महाजन से तो सबको काम पड़ता है। आवाज उठाने की हिम्मत कौन करे? ये सामाजिक चुप्पी भी शोषण को बढ़ावा देती है ना? बिल्कुल। अब शंकर क्या करता है, वो इन 60 रुपयों को चुकाने के लिए एक तरह की तपस्या शुरू करता है। हाँ, जैसे व्रत ले लिया हो। साल भर तक वो अपनी हर जरूरत को मारता है। खाना कम कर देता है, दोपहर का खाना बंद, सिर्फ चने वगैरह, फिर वो भी बंद। तंबाकू पीता था, वो लत छोड़ देता है। चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया, कपड़े नहीं है ढंग के, फटे पुराने पहने, जाड़े की रातें अलाव के सहारे काटता है। ये दिखाता है कि वो कितना ईमानदार है, कितना आत्मसम्मानी है। कर्ज चुकाना चाहता है। हाँ, ये उसका शायद आखिरी प्रयास है अपना सम्मान बचाने का, और वो कामयाब भी होता है। साल के अंत तक वो 60 रुपए जमा कर लेता है। उसे उम्मीद होती है कि चलो पुरोहित इतने ले लेगा, कुछ मोहलत दे देगा, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब वो रुपए लेके पुरोहित के पास जाता है तो पुरोहित क्या कहता है? पुरोहित गिनता है और कहता है, ये तो 60 ही हैं। ओह! कहता है 15 रुपए ब्याज के बाकी हैं। वो 60 रुपए लेने से भी मना कर देता है। कहता है उऋण यानी कर्ज मुक्त तभी होगे जब कौड़ी कौड़ी चुका दोगे। जाओ 15 और लाओ। और अब ब्याज 3.5 रुपए सैकड़ा चलेगा। हाँ, शंकर गिड़गिड़ाता है, मोहलत मांगता है, पर पुरोहित टस से मस नहीं होता। ये शंकर के लिए सबसे बड़ा धक्का रहा होगा। साल भर की वो सारी मेहनत, वो सारी उम्मीदें, सब बेकार। बिल्कुल। पुरोहित इतना कठोर क्यों है? क्या उसे सिर्फ पैसा चाहिए या कुछ और? क्या लगता है आपको? काबू में रखना चाहता है। उसे पता है कि शंकर अब ये 15 रुपए आसानी से नहीं ला पाएगा। हाँ, कहानी में लिखा है कि कोई उसे उधार भी नहीं देता गांव में, पुरोहित के डर से। सही। तो इस कठोरता से पुरोहित शंकर की जो बची खुची हिम्मत थी, जो उम्मीद थी, उसे भी तोड़ देता है। और वही होता है, शंकर की हिम्मत एकदम टूट जाती है। उसे लगता है कि भाई जब ये कर्ज का बोझ सिर से उतरना ही नहीं है, तो फिर इतनी मेहनत करके क्या फायदा? निराशा उस पर हावी हो जाती है। वो फिर से अपनी जरूरतों की तरफ देखता है, कपड़े लाता है, खाने पीने लगता है, तंबाकू की जगह गांजा चरस पीने लगता है, काम से जी चुराने लगता है। क्या यहाँ प्रेमचंद शंकर की आलोचना कर रहे हैं कि वो हार मान गया? मुझे लगता है ये आलोचना नहीं, चित्रण है। प्रेमचंद दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार शोषण और निराशा इंसान की उसकी आत्मा को मार देती है। जब उम्मीद ही नहीं बचती तो हौसला कहां से आएगा? ये उस व्यवस्था का नतीजा है जिसने उसे इस हाल में पहुंचाया। बिल्कुल। उसका ये पतन एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि उस क्रूर व्यवस्था का नतीजा है। फिर 3 साल और बीत जाते हैं। पुरोहित कोई तकाजा नहीं करता, इंतजार करता है, जैसे होशियार शिकारी करता है। हाँ। फिर एक दिन शंकर को बुलाता है, हिसाब दिखाता है। अब कर्ज 60 रुपए जमा करने के बाद भी 120 रुपए हो चुका है। 120? हाँ। अब शंकर पूरी तरह हार मान चुका है। वो कहता है, इतने रुपए तो मैं अगले जन्म में ही दे पाऊंगा। आप मेरा ये बैल ले लो, मेरी झोपड़ी ले लो। लेकिन पुरोहित को बैल या झोपड़ी नहीं चाहिए। वो कहता है ये सब नहीं चाहिए, तुम तो हो। हाँ, तुम तो हो। और फिर वो प्रस्ताव रखता है जो असल में गुलामी का दस्तावेज है। क्या प्रस्ताव रखता है? वो कहता है कि ठीक है, असल मत दो, अभी
सूद के बदले मेरे यहाँ काम करो। सूद के बदले? हाँ, और जब तक रुपए ना चुके कहीं और काम नहीं कर सकते। शंकर पूछता है, खाऊंगा क्या? तो पुरोहित का जवाब है, रोज आधा सेर जौ मिलेगा चबाने के लिए, साल में एक कंबल और एक कुर्ता, बस। बाकी तुम्हारा घर जाने वो कमाए। ये तो सीधी सीधी बंधुआ मजदूरी हुई। आधा सेर जौ और साल में एक कंबल कुर्ता, इस पर कोई जिएगा कैसे? और असल तो इस तरह कभी चुकेगा ही नहीं। बिल्कुल, ये जन भर की गुलामी है। शंकर खुद कहता है ये तो जन भर की गुलामी हुई। और पुरोहित क्या कहता है? पुरोहित साफ कहता है, गुलामी समझो या मजदूरी, मैं रुपए वसूले बिना नहीं छोड़ूंगा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का देगा। यानी कर्ज का बोझ अगली पीढ़ी पर, साफ साफ। एकदम। और शंकर के पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, कोई अपील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। वो पुरोहित के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। 1.25 सेर गेहूं, और उसकी कीमत चुकाई अपनी पूरी जिंदगी की गुलामी से। कहानी का अंत तो और भी दुखद है। शंकर 20 साल तक गुलामी करता है और फिर मर जाता है। लेकिन कर्ज? वो 120 रुपए का कर्ज अब भी बाकी है। पुरोहित उसके जवान बेटे को पकड़ लेता है और वो बेटा आज तक पुरोहित के यहाँ काम कर रहा है। हे ईश्वर! कहानी का आखिरी वाक्य है, उसका उधार कब अदा होगा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। ये अंत तो रोंगटे खड़े कर देता है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी। तो 1.25 सेर गेहूं सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का पर्दाफाश है जो एक छोटे से कर्ज को गुलामी की अंतहीन जंजीर बना देती है। इसमें अशिक्षा है, गरीबी है, सामाजिक दबाव है और धर्म का पाखंड भी है। इन सब का एक घातक मिश्रण दिखता है। आपने सही कहा, ये कहानी जिसे हम स्ट्रक्चरल वायलेंस कहते हैं, यानी संरचनात्मक हिंसा, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ सिर्फ पुरोहित का लालच जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था ही ऐसी है जो शंकर जैसे लोगों को पीस डालती है। कानून, समाज के नियम, धर्म की मान्यताएं सब मिलकर इस शोषण को मुमकिन बनाते हैं और उसे जारी रखते हैं। प्रेमचंद का यथार्थवाद यहाँ अपनी पूरी ताकत से सामने आता है। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है ना? शायद पुरोहित और महाजन के चेहरे बदल गए हों, तरीके बदल गए हों, बिल्कुल, लेकिन कर्ज का जाल, आर्थिक असमानता और व्यवस्था के जरिए होने वाला शोषण, वो आज भी मौजूद है, अलग अलग रूपों में। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे छोटे छोटे लेन देन भी असल में सत्ता के बड़े समीकरणों से जुड़े होते हैं और कैसे इंसान की गरिमा को कुचला जा सकता है। सही बात है। तो 1.25 सेर गेहूं सिर्फ अनाज नहीं है, वो उस बोझ का प्रतीक है जिसे शंकर जैसे न जाने कितने लोग ढोते रहे और शायद आज भी ढो रहे हैं। प्रेमचंद की ये कहानी हमें उस अन्याय के प्रति जगाती है जो अक्सर व्यवस्था के पर्दे के पीछे छिपा रहता है। बिल्कुल। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी 1.25 सेर गेहूं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी और ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ आज की कहानी चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, और वो जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको फौरन पता चल जाए। और आपके कमेंट्स हमें वाकई बहुत हौसला देते हैं, तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली कहानी तक अलविदा। अलविदा।